जब भारत की किस्मत कागज पर लिखी जा रही थी। बिल्कुल, खासतौर पर 1909 से लेकर 1950 तक का समय। हाँ, ये वो 40 साल है जिनमें भारत टुकड़ों में मिली रियायतों से बढ़कर पूर्ण स्वतंत्रता और अपनी खुद के संविधान तक पहुंचा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस जटिल यात्रा के पड़ावों का एक नक्शा पेश करते हैं, और हम यहाँ सिर्फ इन सुधारों या अधिनियमों की सूची नहीं दोहराएंगे, बल्कि उस रस्साकशी को समझेंगे जो ब्रिटिश सरकार की धीमी रफ्तार और भारतीयों की बढ़ती उम्मीदों के बीच चल रही थी। सही कहा, ये सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं है, ये प्रयोगों, वार्ताओं और संघर्षों की एक ऐसी श्रृंखला है जहां हर विफलता एक सबक बन गई। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे डायरकी जैसे नाकाम प्रयोगों ने भी भविष्य के संविधान निर्माताओं को सिखाया कि एक देश को कैसे नहीं चलाना चाहिए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधारों से। तो 1909 मिंटो मॉर्ले सुधार, पहली नजर में देखें तो ये एक प्रगतिशील कदम लगता है। मतलब भारतीयों को पहली बार विधान परिषदों में ज्यादा संख्या में शामिल होने का मौका मिला। प्रशासन में भारतीय भागीदारी की दिशा में एक छोटा कदम। छोटा ही सही, पर एक कदम था। लेकिन इसी के साथ एक ऐसा प्रावधान आया जिसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अच्छा, तो ये वही मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र वाली बात है। स्रोत में इसे एक बीज कहा गया है जो बाद में विभाजन का पेड़ बना। हाँ, और ये सिर्फ एक बीज नहीं था, इसने राजनीति करने का तरीका ही बदल दिया। वो कैसे? आप ऐसे समझिए, इसका मतलब था कि कुछ सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो सकते थे और उन्हें वोट भी सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही दे सकते थे। ओह, तो इसका असर तो बहुत गहरा हुआ होगा। जबरदस्त। इसने नेताओं के लिए ये जरूरत ही खत्म कर दी कि वो दूसरी कौमों से वोट मांगे। एक मुस्लिम नेता को अब हिंदू वोटों की जरूरत नहीं थी और एक हिंदू नेता को मुस्लिम वोटों की। मतलब इसने नेताओं को अपनी अपनी कौम का सबसे कट्टर हिमायती बनने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि वही जीत का नया फॉर्मूला था। इसने साझा राजनीति की जड़ों पर हमला किया। जाहिर है इन सुधारों से भारतीय राष्ट्रवादी खुश तो बिल्कुल नहीं हुए होंगे। नहीं, और इसके ठीक एक दशक बाद पहले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित। और इसका बड़ा वादा था प्रांतों को ज्यादा स्वायत्तता देना, और यहीं पर वो डायरकी यानी द्वैत शासन की बड़ी दिलचस्प और जटिल सी अवधारणा सामने आई। डायरकी प्रांतीय स्तर पर एक बहुत ही अजीब प्रयोगता कह सकते हैं। इसमें सरकार के विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। हाँ, आरक्षित विषय जैसे वित्त, पुलिस, कानून व्यवस्था, ये सब गवर्नर और उसके ब्रिटिश काउंसिल के पास थे और वो लोग लंदन के प्रति जवाबदेह थे। और हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए और ये प्रांतीय विधानमंडल के प्रति जवाबदेह थे। सुनने में तो ये मतलब एक तार्किक कदम लगता है कि भारतीयों को कुछ जिम्मेदारी देकर शासन में शामिल कर रहे हैं, पर क्या ये वाकई काम कर पाया? बिल्कुल नहीं। ये एक प्रशासनिक दुष्स्वप्न था और बुरी तरह से विफल रहा। क्यों? क्या दिक्कत थी? सोचिए, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप हर गांव में स्कूल खोलना चाहती हैं, आपके पास शानदार योजना है, लेकिन जब आप पैसे मांगने जाती हैं तो वित्त मंत्री, जो एक ब्रिटिश अधिकारी है, हाँ, और गवर्नर के प्रति जवाबदेह है, वो कहता है माफ कीजिए, बजट नहीं है। बस आपकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। यानी भारतीय मंत्रियों को जिम्मेदारी तो दी गई, पर उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ना तो ताकत दी गई और ना ही पैसा। ठीक यही हुआ। और सिर्फ यही नहीं, जो सिविल सेवक थे जो इन योजनाओं को जमीन पर उतारते, वो भी भारतीय मंत्रियों के प्रति जवाबदेह नहीं थे। नहीं, वो गवर्नर के अधीन थे। तो अक्सर वे भारतीय मंत्रियों के आदेशों को नजरअंदाज कर देते थे। कैबिनेट में कोई टीम भावना ही नहीं थी। एक ही सरकार के दो हिस्से थे जो एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं करते थे। तो इसने भारतीय नेताओं में विश्वास से ज्यादा कड़वाहट और निराशा ही पैदा की होगी। बहुत ज्यादा। ये डायरकी की विफलता सिर्फ एक प्रशासनिक नाकामी नहीं थी, ये भारतीय नेताओं के लिए एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक था। उन्होंने सीखा कि बिना वित्तीय स्वायत्तता के राजनीतिक शक्ति बस एक छलावा है। शायद यही वजह है कि जब भारत का अपना संविधान बना तो इसमें वित्तीय शक्तियों के बंटवारे को लेकर इतनी स्पष्टता रखी गई। बिल्कुल। इस नाकामी के बाद ब्रिटिश सरकार को भी समझ आ गया था कि कुछ तो करना पड़ेगा, और उनका जवाब था 1927 में साइमन कमीशन। लेकिन उन्होंने इस जवाब को तैयार करते हुए एक ऐसी गलती कर दी, हाँ,
जिसने पूरे भारत को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। और वो गलती थी कि भारत के भविष्य का फैसला करने वाली इस 7 सदस्यीय कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। ये एक राष्ट्रीय अपमान की तरह देखा गया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। सर जॉन साइमन का जहाज बंबई में रुकता है और उनका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से होता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक बहिष्कार नहीं था, ये एक तरह से भारतीयों का जवाब था कि अगर आप हमारा संविधान नहीं बना सकते तो हम अपना खुद का खाका तैयार करेंगे। और ये रिपोर्ट कमाल की थी। इसने भविष्य के भारत के लिए एक मजबूत नक्शा पेश किया, एक अखिल भारतीय संघ, एक सुप्रीम कोर्ट और सबसे जरूरी 19 मौलिक अधिकारों की एक सूची, जिसमें महिलाओं के लिए समान अधिकार भी शामिल थे। ये उस समय के लिहाज से बहुत प्रगतिशील था। बिल्कुल। तो एक तरफ ब्रिटिश कमीशन, दूसरी तरफ भारतीयों का अपना विजन। इस टकराव के बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ, जिसे हम गोलमेज सम्मेलनों यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के नाम से जानते हैं। लंदन में हुई इन बैठकों में क्या खास हुआ? ये एक बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम था। 3 सम्मेलन हुए। पहला तो काफी हद तक बेनतीजा रहा। दूसरा सबसे अहम था, क्योंकि गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हुए। और भारत में रियासतों के राजाओं ने तो उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया था, है ना? हाँ, उन्होंने गांधी जी को एक भारतीय संघ बनाने के लिए पूरा सहयोग देने का वादा किया था। लेकिन जैसे ही वे लंदन पहुंचे, पासा पलट गया। ऐसा क्या हुआ वहां? ब्रिटिश अधिकारियों ने पर्दे के पीछे उन्हें समझाया कि एक मजबूत संघीय भारत में उनकी अपनी सत्ता वो कम हो जाएगी। रातों हाथ उनका मन बदल गया और उन्होंने संघ के विचार का ही विरोध कर दिया। ये तो गांधी जी के लिए बहुत बड़ा छटकारा होगा। बहुत बड़ा। गांधी जी बहुत निराश होकर लौटे। कांग्रेस ने तीसरे सम्मेलन का बहिष्कार किया और आखिरकार इन सम्मेलनों की अधूरी चर्चाओं के आधार पर ही 1933 में एक श्वेत पत्र मतलब व्हाइट पेपर तैयार किया गया। और उसी ने अगले सबसे बड़े कानूनी दस्तावेज की नींव रखी, भारत सरकार अधिनियम 1935। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और विस्तृत कानून था। इतना बड़ा कि इसके कई हिस्से आज भी हमारे संविधान के बनावट में दिखाई देते हैं। इसकी सबसे बड़ी पेशकश थी एक अखिल भारतीय संघ का ढांचा। एक संघीय ढांचा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और रियासतें दोनों शामिल होने थे। हाँ, पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन था। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, पर 565 से ज्यादा रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि वे चाहें तो शामिल हों या ना हों। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और नतीजतन ये अखिल भारतीय संघ कभी कागज से उतरकर हकीकत बन ही नहीं पाया। लेकिन क्या हम 1935 के अधिनियम को सिर्फ इस नजरिए से देख सकते हैं? आखिरकार इसी ने तो विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा था, केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती। हाँ, ये तो आज भी हमारे संविधान का आधार है। तो क्या ये एक आधा भरा गिलास नहीं था? आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये यकीनन एक आधा भरा गिलास था। इसने प्रांतीय स्वायत्ता दी, डायरकी को खत्म किया, शक्तियों के बंटवारे का एक मजबूत ढांचा दिया। लेकिन गिलास का जो आधा हिस्सा खाली था, उसमें एक बहुत शक्तिशाली गवर्नर जनरल बैठा था। अच्छा। स्रोत में उसे ताज की कुर्सी के नीचे एक आभासी तानाशाह कहा गया है। आभासी तानाशाह? हाँ, कहने को संघीय ढांचा था, पर असल में सारी लगाम गवर्नर जनरल के हाथ में थी। उसके पास किसी भी बिल पर सहमति रोकने, अध्यादेश जारी करने और यहां तक कि अवशिष्ट शक्तियां, मतलब वो सारे विषय जो किसी सूची में नहीं थे, उन पर भी कानून बनाने की ताकत थी। लेकिन इस अधिनियम में एक ऐसी संस्था भी थी जिसकी हर किसी ने तारीफ की, एक चमकदार उम्मीद की किरण। और वो था फेडरल कोर्ट। स्रोत के अनुसार 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित सभी संस्थानों में फेडरल कोर्ट सबसे सफल रहा। अच्छा। इसके न्यायाधीशों ने गजब की स्वतंत्रता और निष्पक्षता दिखाई। वे ईमानदार थे, अपने फैसलों में गंभीर थे और उन्होंने ऐसे मानक स्थापित किए जो सीधे सीधे आजाद भारत के सुप्रीम कोर्ट की नींव बने। ये एक शानदार सफलता थी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया का और भारत का समीकरण ही बदल दिया। 1942 में जब जापानी फौजें भारत के दरवाजे पर थीं, ब्रिटिश सरकार ने सर स्टाफर्ड क्रिप्स को एक प्रस्ताव के साथ भारत भेजा। क्रिप्स मिशन। हाँ, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स का प्रस्ताव था कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, मतलब आंतरिक मामलों में आजादी, लेकिन राष्ट्रमंडल के तहत। और इस पर गांधी जी की वो मशहूर टिप्पणी है। हाँ, उन्होंने इसे एक दिवालिया हो रहे बैंक पर भविष्य की तारीख का चेक कहा था। A post-dated check on a crashing bank. ये एक शानदार तंज था।
मतलब बैंक तो वैसे ही डूब रहा है और आप हमें एक ऐसा चेक दे रहे हैं जो भविष्य में कैश होगा। बिल्कुल, ये प्रस्ताव किसी को भी मंजूर नहीं था। कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि इसमें तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, और मुस्लिम लीग ने इसकी आलोचना की क्योंकि इसमें पाकिस्तान के निर्माण का कोई जिक्र नहीं था। तो ये मिशन पूरी तरह विफल रहा। पूरी तरह। और इस विफलता का सीधा नतीजा था 1942 का भारत छोड़ो प्रस्ताव, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अब कांग्रेस का मानना था कि बातचीत का समय खत्म हो गया है और भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत होना ही चाहिए। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जो भारत की आज़ादी के प्रति थोड़ी ज्यादा सहानुभूति रखती थी। उन्होंने 1946 में अपने 3 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा। इसे ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, कि कैबिनेट मिशन ने भारत के विभाजन के विचार को साफ साफ खारिज कर दिया था। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर 1946 में आधिकारिक ब्रिटिश योजना विभाजन के खिलाफ थी, तो सिर्फ 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि विभाजन हकीकत बन गया? मिशन ने एक बहुत ही जटिल त्रिस्तरीय संघ का प्रस्ताव रखा था। एक कमजोर केंद्र जिसके पास सिर्फ रक्षा, विदेश मामले और संचार हों, और फिर प्रांतों के समूह जो अपने अपने मामलों में लगभग आजाद हों। ये तो बहुत ही उलझा हुआ लगता है। हाँ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना की अपनी अपनी तरह से व्याख्या की। बातचीत टूट गई। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का आह्वान किया, जिसके बाद भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। अब माहौल इतना जहरीला हो चुका था कि अंग्रेजों को लगा कि सत्ता का हस्तांतरण जल्द से जल्द करना होगा, चाहे जैसे भी हो। और इसी जल्द से जल्द हस्तांतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसराय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन योजना। हाँ, माउंटबेटन योजना ने साफ तौर पर अविभाजित भारत को भारत और पाकिस्तान में बांटने की सिफारिश की। तब तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने भारी मन से इसे स्वीकार कर लिया। और इसी योजना को लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। जी, इस अधिनियम के सबसे बड़े और दूरगामी परिणाम क्या थे? 2 सबसे बड़े परिणाम थे। पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों का उदय। और दूसरा, सर्वोपरिता की समाप्ति, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि 565 से ज्यादा रियासतों पर ब्रिटिश ताज का नियंत्रण खत्म हो गया। तकनीकी रूप से वे सब आजाद हो गईं। मतलब भारत के बीचों बीच सैकड़ों छोटे छोटे स्वतंत्र देश बन सकते थे। हाँ, जरा सोचिए, ये कितना विस्फोटक हो सकता था। और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका इतिहास में दर्ज हो गई। बिल्कुल, ये वो पहेली थी जिसे सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति से हल किया। उन्होंने रियासतों को भारत में विलय के लिए राजी किया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को छोड़कर लगभग सभी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और बाद में इन तीनों का भी भारत में विलय हो गया। हाँ, ये एक भागीरथ प्रयास था जिसके बिना आज का भारत शायद न होता। तो ये थी 1909 से 1947 तक की यात्रा। अलग निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजनकारी बीच से शुरू होकर डायार्की जैसे असफल प्रयोगों, गोलमेज की नाकाम वार्ताओं से गुजरते हुए आखिरकार स्वतंत्रता और विभाजन की दर्दनाक हकीकत तक। सही में, हर कानून, हर मिशन एक पहेली का टुकड़ा था जिसने आज के भारत की तस्वीर बनाई। ये दिखाता है कि एक संविधान का निर्माण सिर्फ कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा एक कमरे में बैठकर किया गया एकेडमिक अभ्यास नहीं होता। नहीं, ये दशकों के राजनीतिक संघर्ष, कड़वे अनुभवों और सीख का नतीजा होता है। 1935 के अधिनियम की कई विशेषताओं को, जैसे शक्तियों का विभाजन और संघीय न्यायालय, सीधे भारतीय संविधान में अपनाया गया क्योंकि वे समय की कसौटी पर खरी उतरी थी। और यहाँ हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। स्रोत में कई योजनाओं और सुधारों को विफल बताया गया है, जैसे डायार्की या क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन, लेकिन क्या वे सच में पूरी तरह विफलता थी? या फिर वे जरूरी कदम थे? एक तरह की महंगी और दर्दनाक ट्यूशन फीस जिसे चुकाकर भारतीय नेताओं ने वो सबक सीखे जो आखिरकार दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मजबूत लिखित संविधान बनाने में काम आए।